हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है हमारा पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश पे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो अगस्त 2022 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका राइट द शॉर्ट नोट्स, जिनमें से पहला क्वेश्चन है आपका सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। यहाँ आपको ये बताना है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो टीचिंग की गई इंडिया में, उसके पीछे का इतिहास क्या है, वह किस तरीके से इंडिया में आया। और साथ ही आपको ये भी बताना है कि जो इंग्लिश टीचिंग के लिए जो जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से डायरेक्ट एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड भी आता है। तो आप इन मेथड्स को भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके एक्सप्लेन करोगे। चूँकि ये 4 नंबर का है तो उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बट हाँ, इनके अंदर जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होती है? कोऑपरेटिव लर्निंग एक तरह की अप्रोच है, ओके, जिसका जो एम होता है वो है ऑर्गेनाइज करना एक क्लासरूम को। किस तरीके से? तो चूँकि जो बच्चे की जो लर्निंग है वो एकेडमिक होती है, स्कूल में बुकिश शिक्षा उन्हें दी जाती है, बट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्कूलिंग वो किस तरह से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उस शिक्षा को यूज़ करेंगे, इस तरीके से उन टीचिंग क्लासरूम में दी जानी चाहिए और यह अप्रोच होना चाहिए। इसे ही कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का फंक्शन क्या है वो आपको बताना है, और चूँकि इन सारी चीज़ों को ना आप पॉइंट वाइज मेंशन करना, ठीक है, रेदर देन कि आप पैराग्राफ में मेंशन करो, बट इसे पॉइंट वाइज ही ट्राई करोगे आप इसे एक्सप्लेन करने की। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ इंटरनेट इन इंग्लिश क्लासरूम। इंग्लिश क्लासरूम में इंटरनेट का क्या यूज़ किया जाता है? चूँकि एक टीचर ने जब बच्चे को पढ़ाना है तो इंग्लिश लैंग्वेज, चूँकि हर बच्चे को वो माहौल नहीं मिल पाता कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को सुनने, लिखने और पढ़ने का आदी हो, ठीक है। तो इसके लिए जब एक टीचर इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम में, तो इंटरनेट एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू वह अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने टॉपिक्स को ईज़िली क्लियर कर सकता है, और साथ ही वो बच्चे को शो कर सकते हैं, एक टीचर की दिखा सकते हैं कि हाँ, उन्होंने जो पढ़ा है उनका किस तरह से यूज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिट नंबर 1, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डिस्कस द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन द मॉडर्न नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारे कंट्री में और साथ ही जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं उनमें जो इंग्लिश को टीच किया जाता है, एक क्लासरूम में एक टीचर जब बच्चे को इंग्लिश की टीचिंग करते हैं या इंग्लिश की शिक्षा देते हैं तो उनकी ज़रूरत क्यों है, क्यों उन्हें पढ़ाया जाता है, और साथ ही उनका इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से एक बच्चा उस लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल एक्सपेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रैशनल ऑफ स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स वाइल लेसन प्लानिंग। देखिए, जब भी एक टीचर स्कूल में या क्लास में जब एंटर करते हैं अपने सब्जेक्ट्स की टीचिंग के लिए, ठीक है, चाहे वो सोशल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट में, तो उससे पहले उन्हें एक लेसन प्लान करना होता है कि किस हिसाब से उन्हें वह अपने उस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, ताकि बच्चों को वो चीज़ें ईजिली और सरलता से समझ आ सके, ठीक है। तो आपको बस ये बताना है कि इंग्लिश पढ़ाने के लिए जब एक टीचर लेसन प्लान करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं और क्यों करते हैं, और वैसा करने से बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्लासरूम में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इन सारी चीज़ों को आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2। देखिए, हर यूनिट से ना आपको कोई एक क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। यूनिट 2 में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग ग्रामर। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है? इंडक्टिव अप्रोच जो होता है वो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना। सपोज़ आपने बच्चों को नाउन पढ़ाना है, तो आपने क्या करोगे कि आप बच्चों को ये पढ़ाओगे कि किसी नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग का, जिनमें से लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का आपने उन्हें नाम दे देना है। उसके बाद उन शब्दों को मिलाकर आप एक सेंटेंस बनाओगे। उस सेंटेंसेस को मिलाकर आप फिर बच्चों को बताओगे कि वो पैराग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में गए हम। बट
डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जाना। कहने का मतलब है कि आपने एक पैराग्राफ उठाना है, उस पैराग्राफ से आपने बच्चों को बोलना है कि इनमें से जो कुछ कुछ इजी वर्ड्स हैं जिन्हें आपने कभी पढ़ा हो या कभी सुना हो, उसे आप सर्कल करो। अब उन सर्कल किए हुए वर्ड्स में से जो किसी पर्सन का नेम है या एनिमल का नेम है या लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ें, उन्हें आप सेपरेट करो। अब उन सेपरेट की हुई चीज़ों को आप बता सकते हो कि ये जो आपने लिखा है नेम है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये नाउन के अंदर में आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो, सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीज़ों को बताते हो, जिसे इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच कहा जाता है। साथ ही आपको ये बताना है कि विच अप्रोच डू यू थिंक इज़ बेटर। जब आप एक बच्चों को इन ग्रामर पढ़ाते हो तो उस वक्त इन दोनों में से कौन से ऐसे अप्रोच है जो आप यूज़ कर सकते हो जिससे कि बच्चे अच्छे से ग्रामर को समझें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट आर द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बाईलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। देखिए, ये जो बाईलिंगुअल मेथड होता है ना, बाईलिंगुअल कहने का मतलब है दो। ठीक है, तो किसी भी दो भाषा को टारगेट किया जाता है इंग्लिश को पढ़ाने के लिए। देखिए देखिए बाईलिंगुअल मेथड में क्या आता है, पहला जो लैंग्वेज होता है वो हमारा मदर लैंग्वेज होता है और दूसरा हमारा टारगेट लैंग्वेज होता है। मदर लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है जो आपका लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, और टारगेट लैंग्वेज में इंग्लिश या फिर कोई अदर लैंग्वेज भी हो सकते हैं। ठीक है, आप बाईलिंगुअल का मतलब ये नहीं समझना कि दूसरा लैंग्वेज जो होगा वो ऑफकोर्स इंग्लिश ही होगा, नो। बाईलिंगुअल मीन्स कोई दो लैंग्वेज जिनमें से पहला मदर लैंग्वेज होता है और दूसरा टारगेट लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो आपको बताने हैं कि टीचर जब स्कूल में, जब क्लासरूम में इंग्लिश पढ़ाते हैं तो वो किसी भी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए वो दो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और एक ही कॉन्सेप्ट को दो लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते वक्त बच्चों में बच्चों को किस तरह से वो एडवांटेज देता है और किस तरह से उन्हें डिसएडवांटेज देता है, ये आपको बताना है। उसके फ़ायदे क्या है और इससे बच्चों में क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, साथ ही आपको ये भी बताना है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड हाउ विल यू यूज़ चार्ट, पिक्चर एंड रियल ऑब्जेक्ट्स टू मेक योर टीचिंग इफेक्टिव। देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि आप जब इंग्लिश पढ़ाते हो तो उनमें आप किन सारे मटेरियल का यूज़ करते हो। सपोज़ आपने एक चार्ट यूज़ किया, ऑब्जेक्ट्स यूज़ किया, पिक्चर यूज़ किया, तो इन सारी चीज़ों से आप किस तरह से बच्चों की टीचिंग जो है, वो बच्चों की जो लर्निंग है उसे ईज़ी बना सकते हो। बच्चों के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से प्रोत्साहन दे सकते हो कि बच्चा उस लैंग्वेज को सीखने में इंटरेस्टेड हो और साथ ही वो चीज़ों को बहुत ही ईजिली कैप्चर कर सके। ओके, नेक्स्ट है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इन इंग्लिश स्पीच। इंग्लिश स्पीच में स्ट्रेस और इंटोनेशन का क्या रोल है वो बताना है। देखिए, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस एक्चुअली ना, दिस इज़ द वन टाइप ऑफ मस्कुलर एनर्जी विच इज़ द एलिमेंट ऑफ स्पीच फ्लो। जब हम कुछ इंग्लिश वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारे स्पीच में एक फ़्लो होता है। ठीक है, वह फ़्लो कुछ शब्दों के कारण होता है जिसमें हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है ना वो यूज़ होती है, इसे कहा जाता है स्ट्रेस। लेकिन इंटोनेशन क्या होता है, इंटोनेशन में यह एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एलिमेंट है, सॉरी, इंटोनेशन क्या है, एक तरह का म्यूजिकल एलिमेंट है जो राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस यह शो करता है। क्योंकि जब आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करोगे तो आप देखोगे कि किसी शब्द को प्रोनाउंस करते वक्त उसमें एक हाई पीच लगती है, बट कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम डाउनवर्ड पीच देते हैं। तो ये जो राइज एंड फॉल होता है वॉइस में, यह कहलाता है इंटोनेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, लैंग्वेज गेम्स इन इंग्लिश क्लासरूम। देखिए, जब बच्चों को आप इंग्लिश क्लासरूम में पढ़ाते हो तो बच्चे का इंटरेस्ट जगे इंग्लिश लैंग्वेज में, इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, कुछ फ़न एक्टिविटीज़ होते हैं, जिनमें से एक लैंग्वेज गेम्स भी एक है। लैंग्वेज गेम्स में कुछ ऐसे गेम्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो इंग्लिश बच्चों को सिखाने के लिए। सपोज़ राइटिंग गेम्स हो गए, मेमोरी गेम हो गए, स्पेलिंग गेम हो गए, बीजीबी हो गया। ये सारे कुछ कुछ गेम्स के नाम हैं जिन्हें आप एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, इन गेम्स का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4 में, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन होता है वह उनका क्या सिग्निफिकेंस है और उनका क्या मतलब होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा, डिस्कस द मेरिट्स
एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ऐसे टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट। देखिए, यहाँ आपको बताना है कि एक टीचर जब टेस्ट लेता है, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ऐसे टाइप होते हैं, इन सारे टाइप्स के जो क्वेश्चंस बच्चों के टेस्ट में बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं और साथ ही क्या नुकसान है, ये आपको बताना है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, ये इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे ने बारीकी से लाइन बाय लाइन कितने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है। ऐसे टाइप क्वेश्चन जो होता है वो हमें बताती है कि बच्चों की राइटिंग स्किल कैसी है इंग्लिश में, बच्चे कितने डिटेल में जानते हैं और साथ ही कितने अच्छे से वो जानने के साथ साथ वो कितनी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह हमें किस तरह से कैसे पता चलेगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन जब हम बच्चों को लिखने को देते हैं तब हमें पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो एक टीचर बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस रेडी करते हैं वो बच्चों की अलग अलग स्किल्स को दिखाते हैं। ठीक है, तो आप कुछ एग्जांपल के थ्रू आप इसे एक्सप्लेन कर देना। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और इनमें हर यूनिट से दो दो क्वेश्चंस है, बट आपको कोई एक ही करना है। बट हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो कंपलसरी होता है, जिनमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और चारों के चारों आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है और ये यूज़फुल रही है आपके लिए, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।